Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, here we are in this video with some new concepts of Information Technology Act. जैसा कि हमने इससे पहली वाली क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है इस नए सेमेस्टर में, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। और इसके साथ साथ दूसरा एक्ट भी है आपका इसी पेपर में ही, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये दोनों ही एक्ट आपके एक ही सब्जेक्ट के पार्ट हैं। तो हम एक एक करके इन एक्ट्स को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो जो बेसिक एक्ट है ये जो कि इन्फोर्स हुआ था वो 2000 का था, और उसी के बेसिस पे सारे बाकी आपके जो हमने बताए कि ये आपके आईपीसी में या आपके एविडेंस एक्ट में जो भी चेंजेस हुए वो 2000 एक्ट के बेसिस पे हुए थे। उसके बाद कुछ कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, लेजिस्लेशन जो एग्जीक्यूट हुआ वो 2000 का ही है। तो हम आपका सारा जो भी प्रोसीजर और सब चीज़ें जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो बेसिकली आपकी 2000 के एक्ट के ही हैं। कहीं कहीं कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं आपकी, जो कि अभी तक होती आ रही हैं। इनफैक्ट आपका 2019 का बिल भी प्रपोज्ड है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जिसकी कि अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो वो सब किस लिए हैं, अमेंडमेंट्स कैसे क्यों होती हैं, कि जैसे कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल ऑफेंसेस, साइबर ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स जो हैं बढ़ रहे हैं। नई नई टेक्निक्स जो हैं, लोग नए नए मालवेयर्स जो हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि आपके सिस्टम को हैक किया जा सके, अकाउंट को हैक किया जा सके। तो उन वायरसेस के लिए नई नई टेक्नोलॉजी जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे कि उनकी रोकथाम हो सके, या नए नए जो ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी रोकथाम हो सके। तो 2000 में जो चीज़ें नहीं थी, या 2008 तक जो चीज़ें नहीं थी, वो बाय द टाइम 17 में भी कुछ इंट्रोड्यूस हुई हैं कोई नई चीज़ें। और उसके साथ साथ आपकी 19 में भी बिल प्रपोज्ड है, जिसमें कि आपकी नई अमेंडमेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में होने जा रही हैं। तो अभी हम बात करते हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेलिएंट फीचर्स की। सबसे पहले हम इस एक्ट के जो है सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो आपकी जो इसका एक विशेषता है वो सेक्शन 3 है, जिसमें कि आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की बात की गई है। कि कोई भी अगर आपका ऑनलाइन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कि आपके किसी भी अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उसको साइन कर रही है, उसके डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे कि उसकी ऑथेंटिकेशन जो है डॉक्यूमेंट की वो वेरीफाई हो सके। तो वो चीज़ें आपकी डिजिटल सिग्नेचर्स की सेक्शन 3 के आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इसकी की पेयरिंग। की पेयरिंग को हम जो है की पेयर को हम डेफिनेशंस में भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि पासवर्ड होता है, तो एक तो आपका होता है पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो उनको जब आप मैच करते हैं उसके बाद ही आप उसके अकाउंट को या उस डॉक्यूमेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं, तभी आप उसको खोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए है कि कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें की पेयरिंग बहुत ज़रूरी है, पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। तो एक जो है आपका पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। जब वो दोनों मैच करती हैं उसके बाद ही आपका अकाउंट खुलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका ऑनलाइन अकाउंट होता है, तो उसमें एक पासवर्ड होता है आपका, दूसरा आपका कैप्चा होता है। दोनों कीज़ को जब आप मैच करते हैं तभी आपका अकाउंट ओपन होता है, अदरवाइज़ वो नहीं होता है। या कई बार आपने देखा होगा कि हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भी जो हैं वो भी अवेलेबल कराती हैं ओटीपी के थ्रू कुछ बैंक की ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे कि आपका उसको की को मैच करके ही ऑथेंटिक जो पर्सन है, कस्टमर है, वही उसको डॉक्यूमेंट को खोल सकता है या अप्रोच कर सकता है अकाउंट को। तो ये सब क्या है, ये आपके ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। कि आपकी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं या जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है
वो सारा जो है आपका डिजिटल फॉर्म में है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो भी प्रोसीजर है, वो सारा आपका डिजिटलाइज हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो सेक्शन 4 से लेके 8 तक जो है आपका जो भी लॉ, जिस चीज़ के जो भी आपकी जो भी प्रोसीजर है, जो भी लॉ है, तो वो सब जो है सारा आपका, सारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं, और उनके एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल एज पर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। फिर है आपका नेक्स्ट जो इसका सैलिएंट फीचर है, दैट इज़ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टिंग जो है, इसको वैलिडिटी देने के लिए यहाँ पे सेक्शन 11 to 13 है आपका। जैसे कि हमने कहा अनसेटल मॉडल में यूनिवर्सल लेवल पे एक प्रॉब्लम आई कि भी अब म्यूचुअल जो भी ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनको वैलिडिटी या उनकी ऑथेंटिकेशन क्या होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टिंग को जो है उसको वैलिडिटी दी गई आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 11 to 13 में। उसके बाद आपके सेक्शन 16 में आपके सिक्योरिटी प्रोसीजर्स जो हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि हमने कहा है कि भी आपके पासवर्ड्स, कीज़ और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सारा प्रोसीजर जो है कि भी कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को या डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू या की पेयरिंग के थ्रू। तो वो प्रोसीजर आपका सेक्शन 16 में दिया गया है। उसके बाद आपकी आती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 24 में है। डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो आप ऐसे नहीं है कि आपने क्रिएट किया और उनको अपलोड कर दिया। इनकी एक अथॉरिटी है, सेक्शन 24 में बनाई गई है, जो कि आपके उसको सर्टिफाई करेंगी कि आप जो है ये डिजिटल सिग्नेचर्स अप्रूव्ड होते हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और उसके बाद ही आप डिजिटल सिग्नेचर्स को उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं आपकी जो अथॉरिटी इसमें जो होती है उसको नाम दिया जाता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एंड दैट इज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, और वो कंट्रोलर कहलाता है कि, और उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि यदि कोई भी डिजिटल सिग्नेचर्स में कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की, और कोई भी जो है प्रोविजंस में कोई आपकी कंट्रावेंशन है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की जो अथॉरिटी होती है वो इस कंट्रोलर की होती है। देन इज़ योर अगेन अबाउट दिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। इसकी जो वैलिडिटी होती है ये 5 ईयर की होती है, और कोई भी इंडिविजुअल कंपनी, कोई फर्म या कोई गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन वैलिडिटी शेल बी फॉर 5 ईयर्स। और अगर 5 ईयर्स एक्सटेंड हो जाते हैं तो वो ट्रांसफरेबल होता है, या फिर जैसे कोई कंपनी है किसी की और उन्हें डिजिटल सिग्नेचर्स को सर्टिफाई करा रखा है तो दैट कुड बी ट्रांसफर्ड, या वो उनके जो हैं उसको चेंज कराना है तो वो सारा जो है आपके फ़ी जो है वो चार्जेस होते हैं उसके, और वो उसका लाइसेंस लेके, इट्स एन सॉर्ट ऑफ लाइसेंस, और वो इसको आप उसको रिन्यू करा सकते हैं या रिवाइज करा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी ये जो आपके कंट्रोलर जो हैं उनके पास डेलीगेशन पावर भी होती है, जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए या लाइसेंसेस के लिए। तो ये रूल्स रेगुलेशंस जो आपके इस एक्ट के हैं वो फर्दर ये भी डिटेल में बताते हैं कि ये जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है दे कैन डेलीगेट देयर पावर्स इन सर्टन सिचुएशंस। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है ये आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनको सस्पेंड भी कर सकती है, आपको होल्ड पे भी रख सकती है अगर इनमें कहीं पे कोई उनको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या इसका मिसयूज़ नज़र आता है कहीं पे, तो इसको होल्ड पे रखा जा सकता है। होल्ड और सस्पेंशन बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट, इनके दोनों का डिफरेंट ही एग्जीक्यूशन है। मतलब कि उसको होल्ड पे रखना कि उसके बारे में कोई भी आगे प्रोसीजर ना करना, उसको रोक देना वहीं पे। और एक सस्पेंशन होता है जहाँ पे कि उसको वो वापस से आपको वो रिन्यू नहीं होगा, रिवाइव नहीं होगा, वो आपको वापस से ही आपको री इशू कराना पड़ेगा वो सस्पेंड जो है आपका। तो बोथ द प्रोसीजर्स आर डिफरेंट। देन रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स कैन आल्सो बी डन। कहीं पे आपके
जो अगर सस्पेंशन या होल्ड पे है, होल्ड पे तो रिवोक हो सकता है। सस्पेंशन और ऑर्डर ये जो हैं आपकी ये अथॉरिटी हैं, जो आपके कंट्रोलर हैं उन्हीं के पास से अथॉरिटी होती है और किसी के पास से अथॉरिटी होती भी नहीं है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कंट्रोलर हैं वही सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फिर आप बात करते हैं कि ये जो ऑफेंसेस होते हैं, साइबर ऑफेंसेस होते हैं, ये दोनों तरीके के होते हैं आपके। इसमें सिविल लायबिलिटी भी होती है और आपके क्रिमिनल लायबिलिटी भी होती है। तो इसको हम सिविल रॉन्ग भी कहते हैं और ऑफेंस भी कहते हैं। सिविल लायबिलिटी कहाँ पे होती है? जहाँ पे कि आपके कंपनसेट किया जाता है इसको, है ना। कुछ पेनल्टीज़ इम्पोज होती हैं जहाँ पे कि जिससे कि कंपनसेशन पे करके और आप जो है उसके जो भी किसी को हार्म हुआ है या कोई भी डैमेजेस हुए हैं तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सिविल रॉन्ग कहलाता है। लेकिन काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे कि साइबर क्राइम इज़ इन अ कैटेगरी ऑफ योर ऑफेंस, ये एक हीनियस क्राइम माना गया है। तो जैसे बैंकरप्ट्स, ये जो होते हैं आपके बैंक से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं या आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं, तो ये जो है हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो इन सब के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है और सेक्शन 43 ऑनवर्ड्स आपके, सेक्शन 43 में तो डैमेजेस हैं आपके और सेक्शन 70 ऑनवर्ड्स आपकी क्रिमिनल लायबिलिटीज़ हैं। और इसमें जो है इसका पनिशमेंट जो है वो और इम्प्रिजमेंट, ये सारी जो है प्रोविज़न्स आपकी पेनल्टी से रिलेटेड हैं इसमें। फिर आपकी जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है एडजुकेटिंग ऑफिसर के नाम से वो अपॉइंट करती है, दैट विल गोइंग टू डिसाइड, दैट वुड हैव द सिमिलर पावर्स एज सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के समान ही उनकी सारी शक्तियाँ होती हैं और उसको साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया है, जो कि सेक्शन 58(2) में जो है वो डिस्कस्ड है। इसकी जो है सारी इंक्वायरी या जो भी इसका जो प्रोसीजर होता है वो इनिशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। वो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है सारी जो भी प्रोसीजर है या जो भी एडजुडिकेट करना है, पेनल्टी है या कोई पनिशमेंट है या कोई आपको कोई कंपनसेशन जो है वो जो भी अनाउंस करना है वो सब उसके बेसिस पे आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। बट दैट इज़ एन appellant separate appellant tribunal has been established for all these offenses or civil wrongs. Then if any offense has been committed outside India, section 75 में है, और 76 जो है any offense which is related to the हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि आपकी सीडी है या टेप ड्राइवर है, फ्लॉपी है, जैसे पुराने टाइम में होती थी, अब तो नहीं है, पेन ड्राइव है या कंप्यूटर सिस्टम है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंसेस होता है दैट इज़ बिन कन्फिस्टिकेटेड अंडर सेक्शन 76. Then section 78 talks about the police officers or that not below the rank of deputy superintendent of police. DSP से नीचे कोई भी अथॉरिटी पुलिस डिपार्टमेंट की जो है इसकी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। पुलिस ऑफिसर जो लोएस्ट जो अथॉरिटी इसमें रहेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए या इसको सर्च वारंट और ये सब जो है इसका प्रोसीजर देखने के लिए, दैट वुड नॉट बी लेस देन DSP, क्योंकि बहुत हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में आती है, तो that would be an immediate investigating officer. Then section 79 जो है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में जो है, अगर कोई आपने देखा होगा कि भाई कुछ जो है आपके IP एड्रेस जो है उसको मिसयूज़ कर रहा है उसको, है ना, तो आपके नेटवर्क को जो है हैक किया जा रहा है, या आप कई बार अपना वाईफाई ऑन करते हैं तो वाईफाई के थ्रू आपका वाईफाई यूज़ करके और कोई आपके IP एड्रेस को यूज़ करके कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो सब जो है इस एक्ट में जो है आपके डिस्कस किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, और ऐसे ऑफेंसेस को फिर पनिश भी किया जाता है। सेक्शन 88 टॉक्स अबाउट द साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी। एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि ये सारी इनके इन ऑफिशियल्स का और इन प्रोसीजर्स का या जो भी इस एक्ट में जो भी चेंजेस हैं, जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो सारा ऑब्जर्वेशन जो है ये एडवाइजरी कमेटी इसको रेगुलेट करती है। देन इज़ फाइनली सेक्शन 91 जो है वो बात करता है आपके सॉरी
आईपीसी में जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी प्रोविजंस में हैं, प्रोविजंस जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने के बाद 2000 में जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आपकी डेफिनेशन जो है दस्तावेज़ की, डॉक्यूमेंट की, दैट इज़ सेक्शन 29A, उसको भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। उससे पहले केवल डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन परिभाषा दी गई थी आईपीसी में सेक्शन 29 में, लेकिन 2000 एक्ट के ये 2009 का जो एक्ट आया, सॉरी 2000 का जो ये एक्ट आया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक जो है एडिशनल डेफिनेशन जो है उसमें ऐड की गई है, और उसी के बेसिस पे सेक्शन 167, 172, 375, 192, ये सारी सीआरपीसी की जो प्रोविजंस हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक टर्म को सब जगह आपका ऐड ऑन किया गया। ऐसे ही फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं, सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट में भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे सेक्शन 65 है, 65 में ए और बी को जो है ऐड ऑन किया गया, 67 में ए। तो ये सारी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये सभी जो है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट के आने के बाद साइमल्टेनियसली आपके आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस में ये सारी प्रोविजंस जो हैं ऐड ऑन की गई हैं। जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स की या रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो वहाँ पे एडिशनली आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की टर्म को अमेंड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है या जो भी डिजिटल रिकॉर्ड है, उसको उस प्रीवियस आपके जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट है उसके इक्विवेलेंट उसको जो है ऑथेंटिकेशन दी गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर salient फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। इन द नेक्स्ट क्लास विल गोइंग टू टॉक अबाउट दी फ्यू डेफिनेशंस विच आर इम्पॉर्टेंट, कुछ परिभाषाएं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी, जिसके जैसे कि अगर आप आगे एक्ट पढ़ते हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि भी इनका क्या मीनिंग है और ये कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द डेफिनेशंस इन दिस एक्ट। थैंक यू सो मच।